नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों का। लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कुल 23 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया है। ब्लैक स्पॉट चौराहों पर टेक्सचर सेवसिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा ने इस बारे में पूरी जानकारी साझा की है। इसी क्रम में लखनऊ के प्रमुख चौराहों में से एक परिवर्तन चौक स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के नीचे चल रहे निर्माण कार्य का जायजा हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने लिया है। इस दौरान उनकी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। कुछ ऐसे चौराहों को चिन्हित किया गया है जिन पर ब्लैक स्पॉट जिनको घोषित किया गया है। वो लगभग लखनऊ के 23 चौराहे हैं प्रमुख, वहाँ पर ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। और लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जहाँ पर ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है उन जगहों पर स्ट्रक्चर सर्फेसिंग का काम किया जाए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पत्थर लगाया जा रहा है, ये पत्थर कहीं ना कहीं एक उभरा हुआ पत्थर है। ये ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र होता है। यानी इस ब्लैक स्पॉट को उस जगह ब्लैक स्पॉट ऐसी जगह को घोषित किया जाता है जहाँ पर 5 दुर्घटनाएं ऐसी हो चुकी हों जिन दुर्घटनाओं में मृत्यु हो चुकी हो या गंभीर रूप से चोटिल हुए हों। तो ऐसी जगहों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है। अब इसको आप देख सकते होंगे हमारे सामने कि किस तरीके से ये जो गुटके लगाए गए हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े गुटके हैं। और ये गुटके जिस तरीके के हैं, अगर इनको लगाते हैं और बीच की जो जगह है होती है तो ये जगह कहीं ना कहीं बचती है। जगह ये बचती है तो इससे गाड़ी का जो चलने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं इसमें स्लिप करने का कोई चांसेस नहीं होता। यानी गति अवरोधक है। अगर इस पर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है और ये ब्लैक स्पॉट घोषित जो जगह है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर का जो ये कार्य किया जा रहा है, अगर वो गाड़ी वहाँ आती है तो गाड़ी कहीं ना कहीं वो स्लो हो जाती है। अभी आपने इमामबाड़ा के पास में देखा होगा कि इस तरीके का सरफेसिंग का कार्य किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लखनऊ के 23 चौराहे हैं, उन 23 चौराहों पर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटना से बचने में पूरा साथ मिलेगा और सहयोग मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां जहां पर भी ब्लैक स्पॉट घोषित है वहां पर काम शुरू करा दिया जाए। हालांकि अभी हम इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास में हैं। वहां उस मेट्रो का जो ऊपरगामी सेतु है उसके नीचे ही ये ब्लैक सर्फेसिंग का काम यहाँ पर ये किया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट घोषित है, इस जगह पर काम किया जा रहा है। ऐसे ही 23 चौराहे हैं लखनऊ के जहाँ पर इस तरीके का कार्य होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर झांसी से है, जहां सिंधी समाज के कई लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद वो लोग उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां सिंधी समाज के लोगों ने उनकी जमीन के पास से निकले नाले का बदलाव करते हुए समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। अनिल कुमार संतवानी समेत कई लोगों ने लिखित रूप से उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। अभी सिंधी समाज के कुछ लोग आए थे, उनका ये कहना था कि उनकी सिंधी कॉलोनी की ज़मीन है, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके नाला बना लिया है। तो अभी मैंने लेखपाल और कानूनगो को बुलाया था, तो संज्ञान में आया है कि वहाँ पर जो है ठेकेबंदी के लिए उत्तर प्रदेश आदेश संहिता की धारा 24 के तहत में मुकदमा चल रहा है, उसमें शायद पैमाइश हुई है। तो सारी चीज़ें मंगाई गई हैं और एक बार निरीक्षण भी करना है। तो निरीक्षण करने के बाद अभी जाँच कराएँगे उसकी, और जो भी चीज़ें होंगी पैमाइश के बाद जहाँ तक उनके रकबे पूरे हो रहे होंगे वहाँ निशानदेही किया जाएगा, और उसमें अगर कोई अतिक्रमण आता है तो फिर उसको आगे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारी सिंधी समाज की यहाँ पे बमरोली मौजे में एक ज़मीन पड़ी हुई है जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा ली गई है। उस पर कुछ दबंगों ने क्या है कि उसके बगल में सैकड़ों वर्ष से नाले थे, उस नालों पे कब्जे कर लिए हैं, वहाँ पे रोड बना लिए हैं, पुलिया का निर्माण कर लिया है और उसके बगल में हमारी ज़मीन पे अवैध नाला खोल दिया है। तो इस संबंध में हम एसडीएम साहब से ज्ञापन देने आए थे, उनको स्थिति से अवगत कराने आए थे कि सर हमारी ज़मीन को हमें वापस दिलवाया जाए और जो पुराना नाला है उसको नक्शे के अनुसार खुदवाया जाए। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी झांसी से भरत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए भरत, आज समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान क्या कुछ मांग उठाई गई है सिंधी समाज के लोगों द्वारा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरा मामला झांसी के कोतवाली क्षेत्र का है। आज दर्जनों जो सिंधी
समाज के लोग हैं वो जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं और अपनी फरियाद उनको सुनाते हैं। उनका कहना है कि उनकी जगह पे जो है अवैध तरीके से दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जो पहले से नाले निकले थे उन पर भी दबंगों का कब्जा है। अब उनकी जमीन में वो नाला बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि लगातार अवैध कब्जाओं की शिकायत पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौत जो क्षेत्र है वहाँ ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं अवैध कब्जा को लेकर कहीं, और इन पर ठोस कार्रवाई न होने से इन कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद भरत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरीदाबाद के संत नगर में इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई साल बीत गए पर लोगों की समस्या का फिलहाल समाधान नहीं हो रहा है। लोगों के घर के दरवाजे पर सीवर का पानी जमा है, जिससे आम लोगों का वहां से निकलना और वहां पे रहना तक मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर वो विधायक और बड़े आला अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोगों ने अपना घर पलायन करने का भी निर्णय ले लिया है। रात को जो है निकलने बनने को भी जो है रास्ता नहीं है यहाँ पे, और न कोई नगर निगम सुनता है और ना ही कोई पार्षद यहाँ आता है न सुनता है। तो क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? घरों में पानी घुस रहा है, घरों में पानी यहाँ घुस रहे हैं और जो है एक दो बार जो है मकान गिर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। जो है कंप्लेंट दे दे के परेशान हो चुके हैं। तो नगर निगम स्मार्ट सिटी कहता है, पर चारों तरफ देखा है कि गंदगी का मार है और बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे? बीमार पड़े हैं कि जो है मक्खी मच्छर जो है यहाँ पे जो है रात को उधेर के खा जाते हैं। कपड़ा है किस चीज का पानी है और कब से ये भरा ये हुआ पानी सीवर का ही भर रहा है, सीवर जाम पड़े। है? तो कोई अधिकारी निगम की तरफ से कोई भी नहीं आता। वो एक जना आ बेचारा 2 टैंकर ले जाएगा पानी के बाद छुट्टी, और क्या कुछ ना। तो पानी ऐसे भरा रहता है? ऐसा ही पानी भरा रहता है, जहाँ साल भर रहेगी पानी भर। शिकायतें आपने दी है कभी? बहुत शिकायत कर चुके। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं? अब ऐसे ही रह रहे हैं, कोई पानी में करके जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ऐसे ही रह रहे हैं। और क्या बीमारी का कितना खतरा होता है? बीमारी का तो बहुत खतरा है। यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सब नहावे धोवे को लत्ता कपड़ा को पैपन को सब पानी यही मर रहा है, कौन निकास नहीं है। तो क्या वजह है जो पानी की निकासी नहीं हो रही है? फिर क्या पता बाबू, हम क्या जानते। तो पार्षद विधायक कोई नहीं आता यहाँ पे? पार्षद है, अब आता नहीं है, जीत के बैठो घर में। अच्छा, और क्या। अब इससे बच्चे परेशान हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारी मच्छर खाते हैं रात में। तो शिकायत दी है किसी नगर निगम के अधिकारी को? काऊ को ना दे यहाँ ढोरी कोई सुनवाई है, नहीं कौन है यहाँ ढोरी? कहता है यहाँ आ जाती है श्रृंगार कर करके अपनी गलियों की सफाई करो, इसमें पानी निकलता नहीं। खबर औरैया से है, जहां कई मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। डीआईओ की ओर से छापेमारी की गई, जिसमें छापेमारी के दौरान एक मेडिकल स्टोर के मालिक की तरफ से एक्सपायर दवाइयां हटाने की कोशिश की गई। तभी पुलिस ने बॉक्स को पकड़ लिया। जब डीआईओ ने देखा तो उसमें एक्सपायर्ड और कोडीन के सिरप थे। डीआईओ ने कोडीन सिरप के बिल मेडिकल संचालक से मांगे, लेकिन वो बिल तक नहीं दिखा पाया, जिसको लेकर डीआईओ ने कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किया है। आदेश था, जिसके अनुसार मैं आज यहाँ पर बिना उपस्थित हुई और उपस्थित होकर मैं थाने गई। थाने में मैंने टीम जो है वो गठित कराई। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आई और टीम के साथ मैं 3 मेडिकल स्टोर मैंने इंस्पेक्ट किए हैं, जिसमें कि पहला था समुद्रा मेडिकल स्टोर, दूसरा था दिव्यांश मेडिकल स्टोर और तीसरा था कश्मीरी मेडिकल स्टोर, जिसमें कि जो बिल वगैरह मैंने उनसे मांगे, प्रॉपर उनकी बिल नहीं हो रही है। मैंने बिल बुक मांगी, बिल बुक चेक की, कहीं डेट मेंशन नहीं है, तो कहीं पर मेडिसिन का प्रॉपर जो बैच नंबर है, एक्सपायरी है, वो चीज़ मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी वहाँ पे हमें दिखाई दी। वहीं अगर बात करें, कुछ एक्सपायरी भी मिली हुई थी किसी मेडिकल पे, उसके बाद और उसके बाद जो है कुछ सिरप वगैरह भी मिले हुए थे। इस टाइम में क्या रहा? एक्सपायरी था, वो नियर एक्सपायरी था उनका, बट वो हो सकता है कि डर की वजह से जो भी हो, बट नियर एक्सपायरी जो उनका, तो नियर एक्सपायरी के लिए इनके लिए
अब खबर हरदोई से है, जहां मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले महिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा भी किया है और हालत बिगड़ने पर परिजनों ने कहा कि मरीज को रेफर कर दीजिए। इसके बावजूद रेफर नहीं करने पर जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। 3 बजे लेके आई, 4 बजे एडमिट कराया तो बोली क्या ठीक है। मैं बाद में बोले क्या ठीक है, मैंने कहा मैम भर्ती कर लीजिए। उन्होंने देखा तो बोले क्या ठीक है, मैं अभी भर्ती करा दो। मैंने भर्ती करा दिया, मैंने कागज भी भर्ती करा के बना दिया। तो बोली मेरे बस की नहीं, तो मैंने कहा मेरे कागज बना दो। बोली ठीक है मैं अभी बना रहा हूँ। उठी बस चली गई, ना कागज बनाया ना कुछ बनाया। मैंने उससे बोला भी बना दो, बोली अभी दूसरा आएगा, दूसरी मैम आएगी जब भी बनेगा। मैंने कहा मेरा इंसान चला जाएगा जब भी आप बनाओगी। अब पता मैं हाथ धुल के बैठ गई यहाँ पे, बस पैसे दो पैसे दो, पैसे का अपनी खाल काट के दे दो। आप छुट्टी कर देती, कागज बना देती। 9 बजे कानपुर से तब हमारा इसने बनाया नहीं यहाँ पे कागज। अस्पताल वालों ने मार दिया और 7 बजे का मरीज आया, जब उसकी ऑक्सीजन की जरूरत थी तब ऑक्सीजन लगाया नहीं, जब मर गए तब ऑक्सीजन लगाया गया। खबर कौशाम्बी से है, जहां एशियन जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में लाल सानिध्य ने इतिहास रच दिया है। 14 देशों को हराकर भारत की ओर से खेल रहे सानिध्य धर द्विवेदी ने गोल्ड मेडल जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं सानिध्य के घर में खुशी का माहौल है। सारे जनपदवासी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में विश्व के 14 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सानिध्य द्विवेदी ने इस जीत का श्रेय अपने पिता शैलेंद्र द्विवेदी को दिया है। अंडर 19 डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। मैंने फाइनल्स में थाईलैंड को और डबल्स में भी फाइनल्स में थाईलैंड को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। कौन सिखाते हैं आपको? मुझको उजैर सर और अनिल सर सिखाते हैं। और जब मैं थाईलैंड में था तो मुझको एक मेंस प्लेयर शनीश सर वहाँ पे सब कुछ बता रहे थे, गाइड कर रहे थे मैचेस के। जब मैचेस चल रहे थे तो मैचेस के बगल में मेरे खड़े होकर मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि कैसे खेलना है। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपना श्रेय पहले तो पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर और जितने भी मेरे चाचा चाची चाचू हैं और मम्मी पापा सबको देना चाहूँगा। सब ने बहुत मेहनत की। सब जब तक मैं थाईलैंड में था कोई मेरे जब मैं घर आया तो मेरे को पता चला कि ज़्यादा सोते नहीं थे, रात भर जगे रहते थे। अब खबर बाराबंकी से है, जहां सावन और अधिक मास के महीने में शिव भक्त अपने घरों से निकलकर पहुंचे, जहां पर वो लोधेश्वर धाम में लेटकर परिक्रमा करते दिखे। वहीं परिक्रमा करने वाले शिव भक्तों पर मोटरसाइकिल सवार के रौंदने की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। लोगों ने बताया कि रामनगर के कादीराबाद में 2 बच्चों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने रौंद दिया था और तेज रफ्तार बाइक सवारों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों को बाइक सवार ने जख्मी कर दिया है। वही पुलिस अधिकारियों के आदेश सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। तो वहीं रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया, जिसकी वजह से स्कूल की वैन डिवाइडर पर चढ़ गई। वहीं पीछे से आ रही स्कूटी और 2 बाइक सवार भी वैन से जा टकराए, जिससे स्कूटी और बाइक पर सवार 3 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। वापस जा रहे थे, पीछे से ट्रक आ रहा था लखनऊ की ओर से। ये कट पे कुछ लोग उधर से अध्यापक लोग कट पे खड़े हुए थे और वैन कट की तरफ घूम रही थी। अब यदि थोड़ा सा यदि वैन रुक जाती तो हो सकता है ये हादसा भी टल जाता, लेकिन वैन ने हाथ दिया, हाथ दे करके घूम गई और पीछे से ट्रक था, आगे मोटरसाइकिल वाले रहे। वैन ने जब ब्रेक मारा तो ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दिया। जब ठोकर मार दिया तो वैन जा करके मोटरसाइकिलों पे चढ़ गई, जिसमें कि विद्यालय के अध्यापक 3 अध्यापक चोट खा गए और 2 बच्चे थे वो भी जो है निकाले गए। तो वहीं
वहीं रायबरेली में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों को स्थानांतरण किया है, जिसके बावजूद भी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इन चोरियों से आम लोगों में काफी डर है। सूचना पर पहुंचे पुलिस घटना की जांच करते हुए चोरों के तलाश में जुटी हुई है और चोरी की घटनाओं का खुलासा न हो पाना पुलिस की कार्यशैली पर अब एक बड़ा सवालिया निशान है। ये कलौली ग्राम सभा है, पूरे बाजपेयीपुर सामने दुकान है। कौन सा थाना लगता है? थाना गुरुबख्शगंज चौकी टोला लगता है। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? ये रात में 12 से 3 के बीच में चोरी हो गई थी। यहाँ दुकान की सारी मशीनें उठा ले गए और जो लोहा वोहा रखा हुआ था वो सब उठा ले गए। अगली खबर कन्नौज से है, जहां जिलाध्यक्ष योगेंद्र यादव टमाटरों से भरी टोकरी लेकर जीटी रोड के कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने बैंक मैनेजर गजेंद्र से कहा कि वो टमाटर को बैंक में लॉकर में जमा कर दें। हालांकि मैनेजर ने टमाटरों को जमा करने से मना कर दिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता टमाटरों से भरी टोकरी वहीं छोड़कर चले गए। वो अपना विरोध प्रदर्शन शायद जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन बैंक में कोई टमाटर जमा करने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। वो किसान हैं, सब्जी मंडी जाए बाहर बेचे, उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, उसका निराकरण जो है अपने स्तर से करते हैं। आज हम किसान के बेटा हैं और हमने देखा है कि आज किसान या गरीब नौजवान की थाली में कहीं टमाटर ढूंढने नहीं मिले। ये चरम महंगाई पर टमाटर पहुंच गया। ये डबल इंजन की सरकार ये कतई नहीं देख रही है। पूंजीपतियों ने पूरा का पूरा टमाटर डंप कर लिया है। आज हम लोग किसान के बेटा है, इस कारण हम लोगों ने टमाटर इकट्ठे करके, ये हमारे सोने के सिक्के थे और मैं इन्हें लेके आज बैंक लाकर में आया और जब और सरकार दूना करेगी तब ये देखे जाएंगे। लेकिन मैंने मैनेजर महोदय से अनुरोध किया, मैनेजर महोदय नहीं माने कि ये लाकर में तुम्हारे नहीं रखे जाएंगे। मैंने वहीं बैंक में रख दिए हैं। ये मैनेजर साहब की जिम्मेदारी है कि हमारे टमाटर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये मैनेजर साहब की जिम्मेदारी है। खबर प्रयागराज से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने साइकिल सवार और तांगे में टक्कर मार दी है, जिसके बाद साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तांगा चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। पिकअप गाड़ी उधर से आ रही थी और एक बुग्गी में टक्कर मारा, एक आदमी मर गया, एक आदमी घायल है। औरैया में साइकिल सवार किसी काम के लिए गया हुआ था, जहां एक ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई है और भीड़ इकट्ठा हो गई है। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। वही सूचना पर पहुंचे कोतवाल पंकज मिश्रा और सीओ सिटी महेंद्र प्रताप ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसकी सूचना परिजनों को भी दे दी है। क्या मामला है? ये जो घटना हो गई कौन सही है? एक्सीडेंट हो गया, चाचा गलती थी। क्या नाम है? शिवनाथ, पिताजी का नाम मेवाला, जाति पाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, सरियापुर के रहने वाले। साइकिल से जा रहे होंगे तो ट्रक से पता लगा कि औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत फफूद औरैया मार्ग पर कचहरी के पास एक ट्रक चालक के द्वारा एक 45 वर्षीय साइकिल सवार को टक्कर मार दिया, जिससे साइकिल सवार की मौके पर मृत्यु हो गई। चालक एवं वाहन को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों के तहरीर पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजाम या मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन कर और सर्वे का काम शुरू करने को लेकर ऑर्डर भी जारी किया है। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष देश के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी लगातार कहता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए वो आपको सुनाते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर में एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं। इस फैसले पे आप किस नज़र से देखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ये पूरे देश के हिंदू समाज के लिए है। ज्ञानव्यापी पर ये फैसला आना हाईकोर्ट का कि वहाँ पर जाएं, सर्वे करें और सर्वे करके उसकी रिपोर्ट सौंपें, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय भी है। और हाईकोर्ट के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट स्वयं ही ये चाहती है कि हाईकोर्ट जल्दी से जल्दी विषयों का, विवादों का पटाक्षेप करे। तो उन्होंने निर्णय दिया है, मुझको लगता है जल्दी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी जाएगी और हमको पूरा भरोसा है कि ये निर्णय ज्ञानव्यापी का, मंदिर के और मंदिर कमेटी के और हिंदू समाज के पक्ष में आएगा। ऐसे आप मानते हैं एएसआई के सर्वे के बाद जो सच है वो सामने आएगा? बिल्कुल आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सच को समय लग सकता है, सच कभी पराजित नहीं हो सकता, सच कभी छिप नहीं सकता, और जो सच है उसको कोई टाल भी नहीं सकता। हमेशा सत्य की विजय हुई है और हम सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं। सनातन अपने आप में सत्य है, सनातन अपने आप में प्राचीन है, अनंत है, और सनातन कभी किसी का अहित नहीं चाहता है। सनातन हमेशा पॉजिटिविटी के साथ करता है। तो हमको लगता है कि जो विषय है ये हमारे पक्ष का है और वहाँ पर मंदिर ही था, इस बात के आज भी बहुत सारे सबूत वर्तमान में भी हैं। और एएसआई जब इसकी सर्वे करेगा तो इसी के पक्ष में निर्णय आएगा। तो बात की जाए तो अब मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर देश के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है। वो एक बड़े प्रदेश के मुखिया भी हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उस नाते, संत होने के नाते उन्होंने अपील की है कि लोग विवाद में ना पड़े और मुस्लिम समाज स्वयं ही पहल करके इसकी शुरुआत करे। जो गलतियां पूर्वजों ने की हैं, पहले हुई हैं, मुगलों ने की हैं, उन गलतियों को ठीक करते हुए ये विवादित भूमि हिंदू समाज को या मंदिर कमेटी को सौंपने का काम करें। तो मुझको लगता है बहुत अच्छी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छी शुरुआत मुस्लिम समाज की ओर से होगी। पृथ्वी जी, क्या आप मानते हैं ये मामला कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अगर बैठ के बात करें तो जल्द से जल्द हल हो सकता है? कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज में नहीं चाहते कि विवाद का समाधान हो या शांति रहे। तो कुछ लोग अनावश्यक रूप से विवादों को तूल दे करके उसको हवा देने या जिंदा रखना चाहते हैं, जबकि आम मुस्लिम को इस मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम में लगा है, अपनी दुकान में, व्यापार में, परिवार में, बच्चों में अभी लगा है, उसे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग, चंद लोग हैं जो इसको, विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। तो मुझको लगता है कोर्ट उसका निर्णय करेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एएसआई सर्वे का हम स्वागत करते हैं और एएसआई सर्वे के बाद से दूध का दूध अब पानी होगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी गई है और बीते 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञानवापी को बौद्ध मठ कहे जाने पर उन्होंने कहा कि यूपी की चिकित्सा सेवाएं बेहतर हो रही हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी गई है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं। सभी से फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा फैसला है और समय के अनुकूल भी है और निश्चित तौर पे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और हालांकि ये सब सर्वविदित है और सब जानते हैं कि ये जो ढांचा है तथाकथित, ये एक हिंदू मंदिर था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये सच्चाई जानते हुए भी मुझे पता नहीं क्यों उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है अपने मुस्लिम भाइयों से कि इसको स्वीकार करें। और कोर्ट कचहरी में लड़ने से समय की बर्बादी है, उनकी भी हमारी भी। और एक मिल बैठ के इस पर एक फैसला कर लें। हमारे पूरे विश्व में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। ये हम सबकी आस्था का सवाल है। और इस्लाम में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई विवादित जगह हो वहाँ पे नमाज ना पढ़ी जाए।
तो अगर उसको विवादित मान रहे हैं तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। और एक विदेशी आक्रांता ने आके यहाँ पे जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों को एक मस्जिद का स्वरूप देने की कोशिश की थी, मेरा आज उन सबसे यही आग्रह है कि वो भी कभी सनातनी थे। हिंदुस्तान का मुसलमान कोई गजनी या गौरी या बाबर या औरंगज़ेब का ख़ानदान का नहीं है, वो सब बाहर के थे, विदेशी आक्रांता थे। जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों को भगाने में हम लोग आपस में साथ रह के हम लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ा है, उसी प्रकार से इन विदेशी आक्रांताओं की जो भी निशानियां हैं उनको हम सबको उखाड़ फेंकना चाहिए। ईसाई सर्वे से आप मानते हैं क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? निश्चित तौर पे जो वहाँ पे आकृतियाँ बनी हैं वो सारी की सारी आकृतियाँ सनातनी हैं। अब उसको आप अभी नहीं स्वीकार करेंगे तो सर्वे के बाद स्वीकार करेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि वो चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, मेरा अपने सभी मुस्लिम भाइयों से यही आग्रह है कि अपना बड़ा दिल दिखाएं, आवें, बैठें। कोर्ट कचहरी में लड़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। किसी की हार जीत से वैमनस्यता बढ़ती है, आपस में कटुता बढ़ती है, और अगर बैठ के हम लोग इसको फैसला कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही रहेगा। ये दोनों मंदिर हम लोग को दे दें, हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और उस आधार पर अब आगे देश के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके इस फैसले पे आप क्या कहते हैं? नहीं, वो उनका कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई रोक नहीं है। किसी भी कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है तो आप बड़ी अदालत पे आप जाने का वो तो अधिकार है आपका। लेकिन अब मेरी यही अपील कि इससे फ़ायदा क्या होगा? अंतोगत्वा देखिए, जो भी अंतिम फैसला तो जो साक्ष्य हैं उनके बेस पे ही होना है। और जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं कि साक्ष्य तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अब वो चिल्लाहट, साक्ष्यों की चिल्लाहट उनको ना सुनाई पड़े तो इसके लिए तो कुछ करा नहीं जा सकता। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बीते दिन बयान देते हैं जिनमें उनकी तरफ से कहा जाता है न मंदिर है न मस्जिद है, वहाँ पे बौद्ध मठ है, उनका ये आरोप है। क्या कहेंगे कि इसकी भी जाँच करवाई जाए? नहीं, उनकी जांच-वाच तो नहीं, लेकिन उनका इलाज कराने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया हो गई हैं और वो आवें, उनका किसी अच्छे अस्पताल में हम लोग बढ़िया इलाज कराएंगे और उनको इलाज की आवश्यकता भी है। किस तरह का इलाज आप देंगे? अब वो आएंगे तो चेकअप करके जो भी देखा जाएगा, जैसा इलाज उनकी ज़रूरत पड़ेगी वैसा इलाज किया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि आपस में दोनों समुदाय अगर बैठ के बात करें तो और बेहतर होगा? निश्चित तौर पे देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वैसे तो देखा जाए लगभग पूरे भारत में 3000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि बस यही दो है अपना, ये जो जिससे हमारा बहुत बड़ी आस्था है, तो अब आगे उनको सोचना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एएसआई सर्वे से स्थिति साफ होगी और आगे अब इस मामले को लेकर देखते हैं और किस तरह के बयान आते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।